हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। तो अधिगम विकार का अर्थ होता है सीखने में अक्षमता, यानी जो बालक या व्यक्ति जो अधिगम विकार से ग्रसित होता है वो सीखने में असमर्थ होता है। और जो अधिगम विकार न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, यानी ये तंत्रिका प्रणाली से संबंधित होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारी ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और नर्व हमारी नसें, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर तीनों में ही कोई गड़बड़ी हो तो अधिगम विकार देखने को मिलता है। अधिगम विकार का क्या प्रभाव है? अधिगम विकार के कारण सामान्य बुद्धि के बावजूद बालक या व्यक्ति सीखने में सक्षम नहीं होता है। मतलब उसका जो बुद्धि तो सामान्य होगा, लेकिन उसका सीखने का दर धीमा होगा या पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगा। जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने, नंबर यानी संख्या, वर्तनी, अक्षर सभी को समझने में उसे परेशानी होती है। आगे हम जानते हैं अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के संभावित कारण क्या हैं। फर्स्ट है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक का मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब ऐसे गुण जो हमारे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होती है। तो हो सकता है ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारे पूर्वजों या माता पिता गुणों के ट्रांसफर होने के कारण हो सकता है। सेकेंड है मस्तिष्क के विकास में अंतर, यानी हर व्यक्ति का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है अलग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। थर्ड है गर्भावस्था या जन्म के समय जटिलताएं, मतलब गर्भावस्था के दौरान माता का अच्छी तरह से ख्याल न रखा जाए या फिर उसे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो जो बच्चा है वो भी प्रभावित होगा। साथ ही जन्म के समय जैसे प्री मैच्योर बेबी का जन्म होता है तो वो बच्चा अधिकम विकार से ग्रसित हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है पर्यावरणीय कारण, जैसे कुपोषण, भावनात्मक तनाव। जैसे बहुत सारे हमारे समाज में गरीबी के कारण बच्चों का पूर्ण रूप से पालन पोषण नहीं हो पाता है, उन्हें पर्याप्त भोजन मिल पाती है जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। और बहुत से बच्चों के साथ कुछ ट्रॉमा पास्ट में होने के कारण उस घटना के द्वारा उनका ब्रेन में गहरा प्रभाव पड़ता है और इस तरह से ये सभी कारक अधिगम विकार का कारण बनते हैं। 1995 में फिजिकल विद डिसेबिलिटी के द्वारा 7 डिसेबिलिटी को जोड़ा गया था और 2016 में इसे रिवाइज कर 21 डिसेबिलिटी को RPWD के द्वारा जोड़ा गया और इसे 15 जून 2017 में लागू किया गया। अब हम जानते हैं अधिगम विकार के क्या क्या प्रकार होते हैं। फर्स्ट है डिस्लेक्सिया और इसका संबंध पठन विकार से है, यानी जो बालक डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है और पढ़ने में कठिनाई होने के कारण उसे लिखने में भी परेशानी हो सकती है। और इसके लक्षण हैं शब्दों की स्पेलिंग गलत, अक्षरों को उलट पुलट कर पढ़ना या लिखना, जैसे बी को डी समझना, सो को वॉज पढ़ना या लिखना, बाएं और दाएं का अंतर समझने में कठिनाई। जो बालक या व्यक्ति डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है उनमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं। सेकंड है डिस्ग्राफिया और डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से है और ये लिखने संबंधी विकार है। और जो व्यक्ति डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है उसे लिखने में कठिनाई होती है और लिखने का काम हम उंगलियों के द्वारा करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये हमारे सूक्ष्म कौशल या फाइन मोटर स्किल को प्रभावित करता है और इसके लक्षण होते हैं लिखावट अस्पष्ट होना, अक्षर टेढ़े मेढ़े होना, धीरे धीरे लिखना या लाइन के अंदर लिखने में कठिनाई। तो ये सब लक्षण डिस्ग्राफिया से ग्रसित व्यक्ति में होता है। थर्ड है डिसकैलकुलिया और इसका संबंध गणित के अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। मतलब जो गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चा या व्यक्ति समझने में असमर्थ होता है और इसके लक्षण होते हैं गणितीय चिन्ह जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग
इन सबको समझने में कठिनाई होता है। अब जो संख्या का क्रम है जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह को समझ पाने में वो असमर्थ होता है और बच्चा जो तर्क लगाने में भी असमर्थ होता है। जैसे 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन डिसकैल्कुलिया से ग्रसित व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को ना समझ पाकर वो 1 को 11 लिख देता है। तो इस तरह से इसके लक्षण मिलते हैं। फोर्थ है अप्रेक्सिया और इसका संबंध शारीरिक गतिविधियों से होता है। मस्तिष्क शरीर को सही निर्देश नहीं दे पाता है। मतलब इस अप्रेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति अपनी जो शरीर की गतिविधि है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता और इसका जो समस्या होता है वो मस्तिष्क में होता है। जैसे बालक को समझ है, इच्छा है, लेकिन समन्वय नहीं कर पाता। इसके लक्षण है जूते के फीते ना बांध पाना, कपड़ों में बटन ना लगा पाना, पेंसिल को सही से ना पकड़ पाना, किसी भी वस्तु को पकड़ने में कठिनाई, क्योंकि वो ब्रेन जो हमारी गतिविधि करने के लिए जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है उसको सही तरीके से निर्देशित नहीं कर पाता है। जैसे वो बालक समझ तो रहा है कि मुझे जूते के फीते बांधना है, लेकिन उसकी अंगुलियां उस काम को कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से मस्तिष्क का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही से नहीं हो पाता है। फिफ्थ है डिस्मोर्फिया और इसका संबंध मानसिक स्थिति से है। मतलब जो डिस्मोर्फिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें भ्रम की स्थिति होता है। शरीर के किसी हिस्से में उसे दोष नजर आता है। मतलब वो अपने शरीर के अंगों से संतुष्ट नहीं होता है और इसके लक्षण है दूसरों से अपने रूप की तुलना करना, बार बार आईने में देखना और इस तरह से अपने आप का दूसरों के अंगों के साथ तुलना करना और उसे लगना कि मेरे अंग सही नहीं है, या तो टेढ़े हैं या छोटे हैं या मोटे हैं। इस तरह से मोर्फिया के कारण उस बालक या व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया और इसका संबंध अप्रेक्सिया के प्रकार से, मतलब यह एक तरह से अप्रेक्सिया का ही प्रकार है और इसका लक्षण है हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। जैसे अप्रेक्सिया में क्या था कि जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल है और जो फाइन मोटर स्किल है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जैसे हमारे जो मसल्स के द्वारा काम करने और जो हमारी उंगलियों के द्वारा काम करने और इन सभी का कोऑर्डिनेशन मस्तिष्क के द्वारा सही से नहीं हो पाता है। सेवेंथ है अफेजिया और इसका संबंध भाषा संबंधी विकार से है और इसका कारण होता है मस्तिष्क की क्षति होने के कारण। मतलब मस्तिष्क में या फिर चोट लग गया हो या फिर ट्यूमर हो या किसी प्रकार का संक्रमण के कारण ये अफेजिया डिसेबिलिटी पाई जाती है और इसके लक्षण होते हैं बोलने के लिए शब्द नहीं मिलना, वार्तालाप में रुक रुक कर बोलना। अफेजिया से ग्रसित व्यक्ति उसके भाषा का जो विकास होता है सही से नहीं हो पाता। मतलब जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसके मस्तिष्क द्वारा सही से नहीं बना पाता, जिसके कारण ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एक है डिस्थीनिया और इसका संबंध दीर्घकालिक अवसाद से है, यानी डिप्रेशन। लगातार उदास या निराश के कारण उसमें ऊर्जा की कमी होती है और इसके लक्षण होते हैं रुचि या आनंद की कमी, नींद की समस्या, ध्यान केंद्रित करने में कमी, लंबे समय से डिप्रेशन में रहने के कारण डिस्थीनिया डिसेबिलिटी पाई जाती है। नाइन्थ है ऑटिज्म और इसका संबंध न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति से है, जिसे स्वेलिंग भी कहा जाता है और ये ऑटिज्म व्यवहार के जो पैटर्न होते हैं उसको प्रभावित करते हैं और इसके लक्षण होते हैं सामाजिक संपर्क में कठिनाई, लोगों से बातचीत करने में कठिनाई, दिनचर्या में बदलाव पसंद ना करना। मतलब उसकी डेली रूटीन है उसमें कोई चेंजेस होगा तो वो पसंद नहीं करेगा। बार बार एक ही तरह की हरकत करना, जैसे हाथ हिलाना या घूमना, प्रतिक्रिया ना करना। मतलब जैसे कोई पुकार रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सभी लक्षण ऑटिज्म यानी स्वेलिंग से ग्रसित बालक में पाया जाता है। 10th है ADHD
यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और इसका संबंध अत्यधिक सक्रियता से है। जो बालक या व्यक्ति एडीएचडी से ग्रसित होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये एक्टिवनेस ही उसके दिनचर्या को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण है ध्यान में कमी, काम अधूरा छोड़ना, आवेगशील व्यवहार, संगठन में कठिनाई। मतलब अत्यधिक एक्टिव होने के कारण वो एक पॉइंट पे वो केंद्रित नहीं हो पाता है, वो कुछ भी काम को अधूरा छोड़ देता है, और अगर किसी ने उसे कुछ बोला तो बहुत जल्दी ही उसका रिएक्शन बिना सोचे समझे करता है। उसके सामान बिखरे पड़े रहते तो व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाता। तो इस तरह के लक्षण एडीएचडी से ग्रसित बालक में दिखाई पड़ता है। अब हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जिससे ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में प्रवाह की कमी यानी फ्लुएंसी में कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन यानी रिवर्जन ऑफ वर्ड्स, अन्य मानसिकता की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन। जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी यानी बालक में फ्लुएंसी नहीं है, वो वर्ड्स को उल्टा करके पढ़ता है, तो ये सभी लक्षण किसमें दिखाई पड़ते हैं। तो फर्स्ट है डिस्लेक्सिया यानी पठन वैकल्पिकता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पढ़ने की जो फ्लुएंसी है उसमें कमी बताया जा रहा है, और जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति होता है वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, वो सही से पढ़ नहीं पाता है, अक्षरों को उल्टा करके पढ़ता है, इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। मतलब जो अधिगम क्षमता है और उसके कारण दिए गए हैं, अब बोला जा रहा है कि कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया, और इसका कारण दिया है सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लिखने का काम अपने हाथों से करते हैं, और लिखना एक फाइन मोटर स्किल होता है यानी सूक्ष्म कौशल होता है, और ये हमारे वर्तनी हमारी लिखावट को ये प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया, कारण दिया है संख्याओं और अंकों की गणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को। तो जो संख्याओं और जो अंक होते हैं वे क्या होते हैं, वे डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, और जो डिस्लेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है गति समन्वय डिस्प्रेक्सिया, इसका कारण दिया है ठीक ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, वो अपने गतिविधियों में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ है गुणज वैकल्य मतलब डिसकैलकुलिया, और इसका कारण दिया है पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल। तो पढ़ने की क्षमता ये तो डिसलेक्सिया होता है, और डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन से संबंधित होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। मतलब बोला जा रहा है कि एक बालक ऑटिज्म से ग्रसित है और उसे किन चीजों में आसानी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, क्या उसे आसानी होता है, नहीं, वो बातचीत के दौरान वो आंखों का संपर्क नहीं कर पाता, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसके डेली रूटीन में चेंजेस पसंद नहीं है। थर्ड है परिचित और पूर्वानुमान में दिनचर्या का पालन करने में, हाँ तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो डेली रूटीन फॉलो करता है उसे वो पसंद है, उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो उसे सही नहीं लगता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है अजनबियों के साथ संवाद करने में, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो नए लोगों या अजनबी लोगों के साथ क्योंकि उसका सामाजिक जो संबंध होता है वो सही नहीं होता है, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब संवेदी मतलब हमारे सेंसेस के द्वारा बाधिता नहीं होती है।
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसे कौन सी डिसएबिलिटी है जो हमारे 5 ऑर्गन सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारी आंखों यानी ये एक सेंस है, ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है श्रवण में कठिनाई, ये हमारे कानों के द्वारा होता है, ये भी एक सेंस है, ये गलत होगा। फोर्थ है दृष्टि की आंशिक हानि, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ हद तक नहीं दिखाई दे पाना, तो ये भी आंखों के द्वारा, तो ये भी हमारे 5 सेंसेस में से है, ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो लेखन वैकल्य और डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बालक सही ढंग से नहीं लिख पाता, उसे लिखने में कठिनाई होती है। तो ये हमारे 5 सेंसेस से बिल्कुल अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप फ्रेंड्स लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।